हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8th स्टैंडर्ड के साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप फर्स्ट पेज पे देख सकते हो कि कैन यू रिकॉल, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके टोटली 7th स्टैंडर्ड से लिए गए हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है कंटिन्यूएशन में है। सो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हायरार्की वर्ड जो है आपका, दिस हायरार्की इज व्हाट इट इज अ सिस्टम विच क्लासिफाइज और ऑर्गेनाइजेस द थिंग्स इनटू डिफरेंट रैंक्स, मीन्स उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग, उनके पावर के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे डिवीजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी स्टडी जो है वो ईजी हो सके। सो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी इंक्लूडेड इन इट। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन वर्ड, इस वर्ड का भी नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिज्म, you have to make group of the things belong according to their similarities and the differences, means the thing which are having same characters they will be coming in a one group, जिनके कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे। सो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट वी हैव स्टडीड इन द 7th स्टैंडर्ड। सो इस हायरार्की में देयर आर डिफरेंट लेवल्स लाइक किंगडम्स हो गए, किंगडम्स के बाद फाइलम, class, order, genus, species, all these things comes under the hierarchy. So it has different levels and accordingly we have classified the plants and animals. Now see the next question, who invented binomial system of nomenclature? Who invented is the nothing but your Carl Linnaeus, which is already written in your textbook. So he is the scientist, he discovered or he invented the binomial system. Now see the name only suggest you कि ये किस तरीके का सिस्टम होगा, एंड सिस्टम ऑफ व्हाट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स व्हाट, ये नेमिंग है, किस तरीके से एनिमल्स को, प्लांट्स को हम नेम प्रोवाइड करेंगे। एंड बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब दो, एंड नॉमियल मीन्स टू नेम्स वाला सिस्टम। सो यहाँ पे जो भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है उनके लिए हमने दो नाम दिए हुए, और वो दो नाम जो है वो आपके किससे लिए जाएंगे, दैट विल ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम दी हायरार्की ओनली। लाइक अभी बाइनोमियल सिस्टम क्यों बनाया, एक सिंगल सिस्टम क्यों नहीं था? सो उसका भी रीज़न है। सपोज आपके क्लास में एक ही नाम के दो बच्चे हैं, लाइक एक का नाम करण है, दूसरे का नाम भी करण है, और आपको बुलाना है उसको। सो यू विल हैव टू यूज सर्टन थिंग्स, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए। एक का सरनेम कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा। सो यहाँ पे यू विल कॉल देम बाय देयर सरनेम। अगर आपने सिर्फ करण बुलाया तो दोनों आ जाएंगे आपके पास, है ना। सो ये तो सिस्टम, यही सिस्टम अगर हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। इसके लिए हमने यहाँ पे बायोनोमियल सिस्टम का यूज़ किया है, जिसमें आपके जैसे हमारे पास नेम एंड सरनेम होते हैं वैसे ही हमने हायरार्की से जो लेवल्स को लिया है, दैट इज़ योर जीनस एंड स्पीसीज, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, सो इन दोनों का यूज़ करके ही हम नाम प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो। सो यही जो है आपका ये थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर है। विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड while writing the name in binomial nomenclature, that is your genus and species। इन दोनों का ही यूज़ करके आपको नाम लिखना होता है। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो यू मस्ट हैव हर्ड होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस, दिस इज नथिंग बट योर जीनस एंड स्पीशीज टुगेदर। ओके, सो आई होप you have understood this. Now moving to the first topic, that is your biodiversity and need of classification। अभी biodiversity ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बड़े बड़े टर्म्स आपको बायो में आते हैं उन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है, वरना वो बाउंस हो जाता है। सो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी दो चीज़ें होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बायो इज नथिंग बट योर प्लांट्स एंड एनिमल। डाइवर्सिटी मीन्स योर वेरिएशन, व्हाट इट इज़, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या, सी हमारे वर्ल्ड में या अगर अर्थ की बात करें
सो यू विल फाइंड डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक ही तरह के आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स तो मिलेंगे नहीं. यू विल फाइंड डिफरेंसेस इन देम. सो द डाइवर्सिटी इज नथिंग बट योर वेरिएशन. मतलब उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या वेरिएशंस है. दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी, मीन्स वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट वन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अभी आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यू कैन सी बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए क्या ज़रूरत है वो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, मतलब हमें ग्रुपिज्म क्यों करने की ज़रूरत पड़ी. वी कैन स्टडी देम बट it's impossible to study each and everyone and remember each and everyone's characters. Okay, so that's why we are doing the classification. Now see, last year we have learned that all the living organisms on earth have adapted according to the geographic regions, food ingestion, defense, etc. सो लास्ट ईयर हम लोगों ने एडाप्टेशन, जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस में, उसमें हमने एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था. उसमें जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के जो प्लांट्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे. लाइक अगर हम जोग्राफिक रीजन्स की बात करें, सो इसमें अगर हम पोलार रीजन की बात करें, दैट इज़ ऑन द नॉर्थ. सो नॉर्थ में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स सेम ही आपको हर जगह मिलेंगे क्या? अगर मैंने आपको बोला कि वही सेम चीज़ें आपको डेजर्ट में ग्रो करने को बोला या उनको सर्वाइव करने के लिए भेज दिया जाए, विल दे एबल टू सर्वाइव? नो, क्योंकि उनको उस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड देयर जोग्राफिक कंडीशन, फूड एंड ऑल, दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ. सो उनको आप कहीं एक जगह से कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हो सो वो उस चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाते and they are not able to survive. So geographic condition is one of the important thing in adaptation. पोलर रीजन में आपको जैसे कि पेंगुइन्स मिलेंगे. एंड प्लांट्स की बात करें तो यू विल सी द प्लांट्स इन अ कोनिकल शेप. उनका शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है. वाई कोनिकल? बिकॉज देर इज अ abundant of snowfall. So when the snows are falling on them, it can easily slide down the trees and it will not harm the branches of the tree. और अगर सेम ऐसा ही प्लांट आपके जैसे डेजर्ट्स रीजन में नहीं रह सकते, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है? पानी की कमी होती है. सो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. लाइक अगर डेजर्ट की बात करें तो आपके दिमाग में कौन सा प्लांट आएगा? दैट इज़ योर कैक्टस. कैक्टस तो देखा ही होगा. कैक्टस के पास लीव्स होते हैं क्या? नो, दे डोंट हैव लीव्स. द लीफ लाइक द थिंग दैट यू सी, दैट इज़ नथिंग बट योर स्टेम. वो आपका स्टेम होता है, लीव्स नहीं होता है. लीव्स जो होते हैं वही आपके थॉर्न्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो लीव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थॉर्न्स में. अभी ऐसा क्यों हुआ? अभी इस प्लांट्स ने इस तरीके का अडेप्टेशन क्यों किया? बिकॉज डेजर्ट रीजन में क्या होता है? देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ वाटर. स्कैसिटी मीन्स कमी. पानी की कमी होने की वजह से दे हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स इनटू दी थॉर्न्स. सो देयर इज़ अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज गेटिंग इवापोरेटेड. ओके, पानी की मात्रा कम इवापोरेट हो, इसके लिए उन्होंने अपने लीव्स को किस में कन्वर्ट किया? थॉर्न्स में किया. और जो ग्रीन पार्ट आपको दिखता है वो आपका स्टेम होता है और उसी में ही वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. अंडरस्टूड? सो यू कैन सी द डिफरेंसेस इन द प्लांट्स इन द डेजर्ट रीजन एंड ऑल्सो इन द पोलर रीजन. सो जोग्राफिक रीजन इज ऑल्सो अ ग्रेट फैक्टर. नेक्स्ट वन, फूड इंजेशन. डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड. इंजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? टेकिंग इन फूड. आप किस तरीके से फूड को खाते हो. ओके, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, सो दे यूज देयर माउथ टू ईट, दे chew it, they tear the flesh and they eat. If I talk about the birds have beak. Okay, they have beak, so their method of taking in food is different. If I talk about frog, so frog किसका use करते हैं? They use their tongue. So they just elongate their tongue and whatever thing is there, it gets stick to their tongue and they just take it inside. And if I talk about butterflies, so butterflies किसका use करते हैं? They choose the nectars. Okay, so different animals have different way of taking in the food. Next is defense. डिफेंस अभी प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिफेंस होता है. लाइक एनिमल्स हर्बीवोर एनिमल होंगे, कार्निवोरस एनिमल होंगे. सो हर्बीवोर को खाने वाले तो आपके कार्निवोरस ही होते हैं. सो हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी अदर थिंग्स, अदर एनिमल्स. ओके, सो दैट इज़ योर डिफेंस सिस्टम. सो
अकॉर्डिंग टू द नेचर वी नो ग्रीनरीज आर देयर. सो जो आपने सुना होगा ग्रास होपर तो देखा ही होगा. ग्रास होपर किस कलर का होता है? इट्स ग्रीन इन कलर. सो दे इजिली हाइड देमसेल्फ इन द लीव्स सो दैट जो प्रेडेटर्स है जो उनका शिकार करते हैं वो उनको देख ना पाए. वैसे ही आपके डिफरेंट एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स होते हैं. लिजर्ड्स का स्किन कलर होता है. दे मोस्टली लिव्स इन दी दिस सॉइल एंड the thing which on there they can camouflage. Okay, camouflage means what? They can hide themselves from the predators according to the changes in the colors. Okay, so that is your defense system. So next what is written? While adapting many differences are observed in the organism of same species too. So ये सारी चीज़ें अडाप्ट करते टाइम उनके बीच में क्या हुए? बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए. ओके, भले ही वो सेम स्पीसीज के थे लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंसेस दिखने को आए. सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी. सो कितने? 87 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के कहाँ पे पाए गए? लैंड एंड सी में. मतलब जितने भी लैंड एरिया है, सी का एरिया है, ओशन है, इन सबको मिला के आपके टोटल 87 मिलियन स्पीशीज पाए गए. अभी इतना बड़ा अमाउंट, इतने बड़े नंबर ऑफ स्पीशीज को पढ़ना, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वाज डन टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर? इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स. सो इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको ग्रुप बनाना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपने एक ही जैसे कुछ जानवरों को या कुछ प्लांट्स को आपने एक साथ रखे तो you are studying the whole group together. Okay, so groups and subgroups were created considering the similarities and the differences among the living organism. So हमने क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए. ग्रुप्स के अंदर भी हमने सब ग्रुप्स बनाए. क्या क्या सोचकर? उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. इन सारी चीज़ों को देख के हमने एनिमल्स के, प्लांट्स के जितने भी स्पीशीज़ थे उनके ग्रुपिंग किया. हमने ग्रुप्स बनाए, सब ग्रुप्स बनाए. ओके, सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो यही जो प्रोसेस है जो हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स को, एनिमल्स को, एवरी अदर इंसेक्ट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. और इसको ही हमने क्या नाम दिया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल मीन्स यू नो, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, and what we are doing? Grouping. So that is classification. So it's a process. Okay, now let's see what was done in the history. That let's go through it. So the first scientist, that is Carl Linnaeus, in 1735 divided living world into two kingdoms. उन्होंने दो kingdoms में ही living world को divide किया था. That is Vegetabilia and Animalia. Vegetabilia word थोड़ा, ये वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे. वेजिटेबल्स, राइट. सो वेजिटेबल्स किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं. सो ही गेव द नेम टू द प्लांट ग्रुप एज अ वेजिटेबिलिया. उन्होंने एक किंगडम का नाम क्या रख दिया? वेजिटेबिलिया, जिसमें सारे प्लांट स्पीशीज आ जाएंगे. एंड एनिमेलिया इन विच ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड. सो कार्ल लिनियस वॉज द फर्स्ट वन हु डिवाइडेड देम इनटू two kingdoms, that is Vegetabilia and Animalia. Next scientist was Haeckel. Haeckel in 1866 he considered 3 kingdoms. इन्होंने अभी 3 kingdoms लाए. Already plants and animals was there. He found the third one, that is Protista. Okay, so Protista, plants and animals. Haeckel ने 3 kingdoms बताए. Next one is in 1921, that is Catton. Catton was a scientist who created 2 groups. इन्होंने यहाँ पे groups बनाए, not kingdom. Okay, keep in mind it's groups, that is prokaryotics and eukaryotics. Prokaryotics and eukaryotics we will study in more detail. Next scientist is your in 1938, that is Copeland. Copeland ने कितने में डिवाइड किया organisms को? into 4 kingdoms. इन्होंने 4 kingdoms में डिवाइड किए. Till now it was only 3. Now he divided into 4 kingdoms. That is your Monera, Protista, plants and animals. So he included a new one, that is Monera. Okay, so this was in the history. Now we will study who came after all these scientists and who gave more appropriate
classification according to the differences, and what the things, what criteria he has included in their classification. We will study that. Okay, let's move to the another part of the textbook. Just let me scroll down. Okay, so we have done the different scientists that was there in the history who classified the living organism. The one was there who classified them into two, then next came who classified into three, and another came and he classified them into four. Now the third last one that we are going to study in this chapter, the most important, is your Robert Harding Whittaker. So this scientist, he was a ecologist, he was an American ecologist, and he divided them into how many groups? Into 5 groups. So we are going to study in more detail what are the different groups he have classified and what are the criteria he have taken into account. Students, यहाँ पे जो आपको years दिख रहे हैं, ये years का meaning पता है क्या? See, the first year that is given 1920, this is the birth year of this scientist, and the year 1980 is the death year in which he died. Okay, so keep in mind what is the meaning of the year given in your textbook. चलो मूव करते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्राइटेरियाज फॉलो किए क्लासिफिकेशन करने के लिए, मीन्स ग्रुपिज्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स को कंसीडर किया. ओके, सो यू कैन सी अ चार्ट हियर. दिस वाज द चार्ट that tells you about the 5 kingdom system of the classification. Okay, so let's see what are the criteria. The first one is the complexity of cell structure. Complexity means what? How complex or how simple the cell structure is. जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसमें. दैट वाज हिज first point. Okay, so first criteria was the complexity of cell structure. So according to it, he has classified them into 2 parts, that is your prokaryotes and eukaryotes. So cell के type के according, cell का structure देख के उन्होंने ये study किया कि उसको 2 parts में हम divide कर सकते हैं. Prokaryotic means what? The organism which has the old version. प्रो मीन्स वॉट? जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपके सेल्स रहे होंगे वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे. ओके, लाइक उनमें न्यूक्लियस जैसा कुछ तो होगा बट नॉट न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोइड. ओके, एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स. इफ यू विल स्टडी अबाउट द सेल्स यू विल फाइंड द सेल हैज़ different organelles present in them and which perform different types of functions. So prokaryotes जो होते हैं वो आपके ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड आपके ऑर्गेनल्स नहीं होंगे. जो ऑर्गेनल्स होंगे उनका अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, लाइक द वन वी हैव इन द यूकैरियोट्स. ओके, यूकैरियोट्स आपका एडवांस वर्जन है, न्यू वर्जन. ओके, दैट इज़ योर, सी यहाँ से नाम से ही समझ लो, यू एंड न्यू. सो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज़ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल मीन्स दे आर द एडवांस वर्जन, दे आर द न्यू वर्जन. सो जैसे कि फ़ोन वगैरह हम लोग लेते हैं, जो जितना पुराना फ़ोन हुआ उसमें उतने फीचर्स नहीं मिलते, और नए फ़ोन में हमें नए नए फीचर्स मिलते हैं, दैट इज़ मोर एडवांस, अपडेटेड होता है. वैसे ही आपका यूकैरियोट्स जो है वो अपडेटेड वर्जन है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोकैरियोट्स. ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू. ओके, now let's move to the next point, that is your complexity of organisms. अभी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, दैट अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव डिवाइडेड देम इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी प्रोकैरियोट्स में आपको एक ही टाइप मिलेगा, दैट इज़ योर यूनिसेल्युलर. सो प्रो जो है वो पुराना वर्जन है. ओके, सो पुराने में उतना एडवांसमेंट नहीं था, इसके लिए ये आपको यूनिसेल्युलर. अभी यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल का बना हुआ. कि कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेल्युलर. और उसी सेल के अंदर एक ही सेल में उनके सारे फंक्शन जाते हैं, ईटिंग हो गया, मूवमेंट हो गया,
एक्सक्रीशन हो गया, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट वन सेल ओनली। एक ही सेल में सारे फंक्शंस होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल यू मस्ट नो अमीबा। अमीबा सुना है, वो कैसा है आपका, एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म है। इट मूव्स, इट ईट्स एंड इट एक्सक्रीट एज वेल एंड ऑल्सो इट रिप्रोड्यूस। ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज योर मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मीन्स the organism which are made up of many cell. How, what it is, many cells. Okay, multicellular. So that is your multicellular. Now you can see here in eukaryotes you will have unicellular as well and multicellular as well. आपको इसमें दोनों टाइप मिलेंगे, एक सेल वाले भी मिलेंगे एंड मल्टी सेल वाले मिलेंगे। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सी दोनों में यूनिसेल्युलर है लेकिन उनके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होगा। दैट आई टोल्ड यू, लाइक न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होंगे प्रो वाले में, और यू वाले में कैसे होंगे, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और भी जो ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास भी अपने अपने सबके पास मेम्ब्रेन होंगे। मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग, जो भी ऑर्गन होगा उसका एक अपना कवरिंग रहेगा जो कि बाकी सेल के पार्ट से उनको सेपरेट करता है। अंडरस्टूड। सो मल्टीसेल्युलर, इसमें आपको दोनों मिलेंगे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एक सेल नहीं बहुत सारे सेल से बने होते। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स what nutrition they are taking, how, what type of food they are taking in, that is your nutrition. So according to this mode of nutrition they have classified them into plants, fungi and animals. So see, plants के बारे में तो आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि plants they make their own food, right? So plants क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं। इसके लिए उनको हम नाम क्या दिया है हमने, ऑटोट्रॉपिक। ओके, वी कॉल देम ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स व्हाट, सेल्फ, जो अपना ऑटोमेटिक सारा काम करते हैं। ट्रॉपिक मीन्स व्हाट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, लेट्स रिकॉल इट, एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका। प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, रूट्स में होते हैं, करेक्ट। नाउ देयर इज अ प्लांट, जस्ट इमेजिन देयर इज अ प्लांट एंड यू हैव अ सन हियर। ओके, सो सनलाइट, सन से हमें क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। ओके, एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द एयर, वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। सी, आई विल मेक अ डायग्राम फॉर अ reference. So suppose this is a surface of the soil and we have a plant here. Okay, these are the leaves of the plant and it will take little time to make the plant. I am not good at drawing, so just adjust it. Okay, so this is a plant and we have a sun on the top which is continuously giving the sun rays, right? And in the atmosphere we have carbon dioxide available. From the roots the plants take the water. What is the formula of water? That is H2O. So H2O क्या है, water का formula है. Okay, and CO2 is what? It is the formula for carbon dioxide. So plants take carbon dioxide from the air, sunlight from the sun and water from the soil. Soil से कैसे लेते हैं? From the root, because they have roots that go deep inside the soil and they just take the water from the soil. Okay, now the most important part where this photosynthesis takes place, it takes place in the leaves. In the leaves, what are present in the leaves? That is chlorophyll. So chlorophyll, it is a pigment which provides green color to the plant. जो प्लांट्स आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से. और क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. ओके, दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, दैट इज मेकिंग ऑफ फूड.
By whom? By plants. So how they are preparing the food? So these are the things required: carbon dioxide from the air, sunlight from the sun, water from the soil, and the most important thing, that is your leaves, which contains the chlorophyll. Okay, so the process is like that. When they get the carbon dioxide, I will write a reaction here: carbon dioxide plus water in presence of sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll. What is they are making? They are making their food. What is the food of the plant? Yes, right, glucose. Glucose is the food of the plant, and the formula is C6H12O6. C6H12O6. Okay, so I will write it just C6H12O6. that is your nothing but glucose. Okay, this is the food of the plant which they make with the help of photosynthesis. What else we get during the process? We get oxygen that we inhale. ओके, सो जो हम ऑक्सीजन गेन करते हैं प्लांट से, वो जो वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसके बाद ये आपका बाई प्रोडक्ट होता है जो हमारे काम आता है, एंड हम उनको क्या देते हैं? वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो देयर इज अ इक्वल इनटेक एंड टेक ऑफ दिस थिंग्स. ओके, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और प्लांट्स हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in which they are making the glucose. So that's why we call the plants autotrophic. Okay, autotrophic means what? Which the autotrophic means the one who makes their own food. Chalo, we'll move to the next one.